राइट। सो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोथ एग्जिस्ट, ठीक है, इन रियल लाइफ। हमारे घरों में जो करंट आता है, ठीक है, वो ऑल्टरनेटिंग होता है या फिर डायरेक्ट ऑल्टरनेटिंग? कैसे पता लगता है? हाउ वी नो दैट ऑल्टरनेटिंग? बाकी बच्चे बताइए। अगर आपने बैटरी के ये जो दो टर्मिनल्स हैं इसको टच कर लिया, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो कंडक्टर है, वो हमारी बॉडी में से करंट पास हो जाएगा। हमारी बॉडी में से आपने अगर पकड़ लिया और बॉडी इज कंडक्टर, वो बात अलग है कि उस कंडक्शन की वजह से हम मर जाएंगे, ठीक है, हमारी बॉडी कंडक्ट करेगी और तब तक कंडक्ट करती रहेगी जब तक हमारे यहाँ जो अंदर का जो फ्लूइड है ना वो सूख ना जाए। क्योंकि जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, उसमें आयंस होते हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो करता है हमारी बॉडी, है ना। तो ऐसे आपने बहुत जगह एक्सपेरिमेंट्स भी देखे होंगे। कई बार अगर आपकी बॉडी पे कंबल रगड़ दिया जाए, ठीक है, तो अगर मान लो दो लोग हैं, अगर दोनों की बॉडी पे कंबल रगड़ दिया जाए, वो दोनों अगर टच करेंगे दे विल स्पार्क बिटवीन फिंगर्स, और आप एक लाइटर का काम नहीं अपनी बॉडी पे दो चार ऐसे कंबल मारो खींच के गैस ऑन करो, अपनी उंगली लगा रखो, जल जाएगी। हाँ, मजाक में कर रहा हूँ, रियल में होता है, बट ऐसा करना मत, पता है कुछ और मिलेगा, फॉर्म ब्लास्ट हो गया, है ना। तो वो यही होता है कि हमारी जो बॉडी है वो कंडक्टर है, जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो हमारी जो बॉडी है ना उसके टिप्स पे आके बैठा है। जो चार्ज होते हैं ना उनकी एक आदत होती है, एक तो वो आउटरमोस्ट रीजन में बैठना पसंद करते हैं और ज़्यादातर वो टिप्स पर बैठना पसंद करते हैं। ओके, सो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें, अलग अलग टाइप के ऑल्टरनेटिंग करंट्स हो सकते हैं। जैसे ये कॉमन शेप है जो आपने शायद छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी शेप्स हैं जो पॉसिबल हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। I versus T graph, and this is also possible. या आपको मार्कर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? Is it visible? Yes or no? तो देखो ऐसे अलग अलग शेप का हो सकता है। इसका नाम ऑल्टरनेटिंग है क्योंकि आप देख सकते हो, अगर हम इसको पूरा वन साइकिल मान लें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव साइड में है और हाफ साइकिल में नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसका नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है ना। एंड देयर आर मेनी शेप्स, बट हम इस चैप्टर में ज्यादातर इस शेप की बात करेंगे, ठीक है। इस टाइप का जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको साइनसॉइडल भी बोलते हैं, साइनसॉइडल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनसॉइडल? साइन और कॉस के जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उसको साइनसॉइडल बोल सकते हैं। साइनसॉइडल फंक्शन जो है ऑल्टरनेटिंग करंट के, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता होगा, है ना। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो भी इसी टाइप का होता है। There are various types of alternating voltages. Okay, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus. चलिए नोट डाउन करिए पहले इसको। ये सारे वोल्टेज हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है या फिर इसको हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं, इसका जो सिंबल है वो ये, ठीक है, दैट इज सिंबल फॉर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। इस चैप्टर में जहां पर हम बैटरी बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे।
इक्वेशंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट है, उसकी जो इक्वेशन है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ पर एक एक चीज का एनालिसिस करेंगे। सपोज ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, ठीक है? और इस ग्राफ में और इस इक्वेशन में क्या रिलेशन है वो डिस्कस करें। यहाँ पर जो I1 है, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ करंट। I0 is peak value of current. I is instantaneous current. Omega is angular frequency of current. Angular frequency of current. T is time. Phi is initial phase. ठीक है, अब यहाँ पर मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा जो है वो होता है आपका 2 पाई एल या फिर 2 पाई बाय टी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ? एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्या मतलब होता है इसका? किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, राइट कुछ ऐसे ही होता है। तो देखिए एक सेकंड में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, इसको हम एक साइकिल बोल रहे हैं, वन साइकिल, वन पल्स भी बोल देते कई बार, है ना? तो ये वन साइकिल है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकंड, ठीक है? टी का मतलब क्या होगा? ये होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब गैस कर सकते हैं क्या होगा? टाइम पीरियड इतने टाइम में वो एक अपना साइकिल कंप्लीट करेगा ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, राइट? अब यहाँ पर जो 5 है ये है इनिशियल फेज। ये इनिशियल फेज वही फेज है जो आपने एसएसएल चैप्टर विलंब क्लास में पढ़ा होगा, इनिशियल फेज पढ़ा होगा आपने, वही इनिशियल फेज है। लेकिन मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं, इसका मतलब होता है ये हमें ना इनिशियल बताता है कि भाई जो ग्राफ है ये इनिशियली कहां से स्टार्ट होगा, है ना? तो बोलेंगे इट टेल्स अस इनिशियल वैल्यू। अब ये हमें इनिशियल वैल्यू बताता है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, देखिए ये जो हमने ग्राफ बनाया है ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका जो फाई है वो 0 है। तो फाई 0 का होता है व्हेन ग्राफ स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो आपको याद रखना है कि उसका इनिशियल फेज 0 है ना। तो अब इनिशियल फेज की वैल्यू कैसे होगी या फिर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए सपोज ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, अभी नोट मत करिए, इसको देख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको I वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है? एंड ये I0 है, I0 का मतलब करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये भी दिया हुआ I0/2 है ना, ये I0/2 है। और क्वेश्चन को बोला गया है फाइंड इनिशियल फेज, ये क्वेश्चन में बोला गया, इतना डायग्राम दिया हुआ है और इनिशियल फेज पूछा गया। तो हम क्या करेंगे? I = I0। ये जो हमारी इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, ये हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है? अब ये जो ग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि t = 0 पर ग्राफ के अकॉर्डिंग जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है? I0/2 है। ये सबको समझ में आ रहा है? ये जो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है
ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि t0 पर, यानी कि जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, t0 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू स्टार्ट ऑब्जर्व, उस मोमेंट पे इस करंट की वैल्यू कितनी है, I नॉट बाय 2, यानी कि t0 पर I की वैल्यू I नॉट बाय 2। तो हम इसको पुट कर देते हैं, है ना, I की वैल्यू I नॉट बाय 2 यह रहेगा, और टाइम की वैल्यू 0, ये I नॉट कैंसिल, तो यहाँ बचे 1 बाय 2। sin phi is equal to 1 by 2, sin की वैल्यू 1 by 2 कब होती है, 30 डिग्री, तो phi की वैल्यू होगी 30 डिग्री, और अगर हम रेडियस में देखें पाई बाय 6, तो बोलेंगे इसका जो इनिशियल फेज है वो पाई बाय 6। तो ये क्वेश्चन हो गया कि अगर हमें ग्राफ दिया है उससे इक्वेशन में अगर हमें फाइंड करना, इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका उल्टा क्या होगा कि आपको फाइल दे दिया जाए और आप से ग्राफ पूछ लें, क्वेश्चन 2 देंगे, I is equals to I नॉट sin नेगेटिव प्लस पाई। अभी हम यहाँ पर सिर्फ इनिशियल फेज की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये जो पाई बाय 4 लिखा हुआ है, ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें बताना है इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट एंड ड्रॉ ग्राफ ऑफ करंट। एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं ई पाई, यानी कि ओमेगा भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसमें उसने बोला इनिशियल करंट बताओ, यानी कि t0 पर कितना करंट है, और साथ में इसको ड्रॉ करो ग्राफ, ठीक है, ये हमने करना है। फिर काम के लिए पहला कितना नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखिए, I is equals to I नॉट sin t pi t plus pi by 4, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए मेनली। एक तो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि ये जो रीजन है यहाँ पर हमें जो करंट का ग्राफ स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, t0 पुट कर दो इस इक्वेशन में और करंट वैल्यू देखो, तो t0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, I is equals to I नॉट sin pi by 4, है ना, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, sin pi by 4 बनता है 1 by root, तो ये I नॉट by root। तो t0 पर ग्राफ जो है उसकी वैल्यू I नॉट by root, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक I नॉट by root हो जाएगा। Now what is I नॉट? I नॉट जो होता है वो होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू, ठीक है, तो ये अगर I नॉट है तो ये I नॉट वैल्यू को यहाँ से ग्राफ काटना है, ठीक है। अब इस ग्राफ में I नॉट आपने लिख दिया, ठीक है, I नॉट वैल्यू की नीचे वैल्यू हो गई, है ना, और हमें क्या चाहिए, और हमें ये भी बताना होता है कि यहाँ पर ये कहाँ पर कट कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा, तो इसका जो एक साइकिल होगा, 1 साइकिल, ठीक है, वो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है वो इसका टाइम पीरियड बताएगा, ठीक है, कैसे बताएगा, जो ये t के साथ वाला टर्म होता है, इस t के साथ वाला टर्म है, ये आपका ओमेगा होता है, 50 पाई ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय t, पाई से पाई कट गया, टाइम पीरियड आपका हो गया 1/25, है ना, 2/50 हुआ तो 1/25 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है टाइम पीरियड, राइट, है ना। तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, देखो ये जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब ये जो पूरा साइकिल है कहाँ पर कंप्लीट होगा, यहाँ पर, और इस साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, 1/25 सेकंड, तो यहाँ आप लिख सकते हो 1/25 सेकंड, ये 1 टाइम पीरियड होता है, यहाँ से लेके यहाँ 1/25, राइट, ठीक है। अच्छा आप ये
ये भी कह सकते हैं कि सर हमें ये वाली वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, ये वाली बस ये सिंगल कोई बात नहीं। तो अब ये वाली वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, हाँ तो आप ये वाली वैल्यूज भी निकाल सकते हैं कि करंट जो है उसको कहाँ पर कट कर है ना। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें मुझे ये वाली वैल्यूज निकालनी है। But we have to टाइम को हाफ ये अब एक फंक्शन दे रखा है, इसका ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया। मुझे ये पता करना है कि ये ग्राफ यहाँ पर कैसे कब इफेक्ट करेगा, इसी यहाँ पर पाई t प्लस पाई बाय 2 को 0 से इक्वेट कर देंगे। राइट, यू आर राइट। देखो एक सिंपल सी बात आप लोग यार ना, मेरे को ना एक चीज समझ में आती है कि आप लोगों का मैथ जो है उसका मैं क्या करूँ, कहाँ मैं अपना जाके सर्च करूँ आपके मैथ। आपको मैथ ही नहीं आता है। अभी इतनी आसान सी चीज पूछ रहा हूँ, अगर आप मुझे बात बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं ये ग्राफ है, ये यहाँ पर कट कर रहा है तो इसकी वैल्यू को आप नहीं बता सकते क्या? 10th क्लास में आप हो गए, आपको इतना ही नहीं पता है। एक ग्राफ आपके सामने बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब ऐसे खुद बन के बैठेंगे, इसको पता ही नहीं। मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, आपको साथ में मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। घर पे आप लोगों को प्रैक्टिस करेंगे, बुरा होता है, कहाँ पर टाइम लगा रहे हैं। आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना फिजिक्स में, अगर आप लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे तो उसका एक रीजन जो है ना वो मैथमेटिक्स है। आपको मैथ्स ही नहीं आता, फिजिक्स कहाँ से आएगा? और मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे लेवल का मैथ्स नहीं आता, आपको बेसिक मैथ ही नहीं आता। सबको बोल रहा हूँ मैं, एक बच्चे ने आंसर दिया और इसके मार्क्स हमेशा टेस्ट में अच्छे ही आते हैं। आपको पता नहीं घर पे कौन सी गुट्टी पी के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या करते रहते घर पे बैठ। अब मैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दूंगा, इसमें एलसीएम लेना नहीं आएगा, ये आपकी हालत बता रहा हूँ सबकी, मैथ्स में ये हालत है आपकी। यहाँ पर मैंने 3 फ्रैक्शन लिखना है तो उसके एलसीएम में आप गलती कर बैठो और 2 डेसिमल नंबर दे दे ऊपर नीचे, उसका डिवाइड करके में आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप घर पे पेन नहीं उठाना चाहते, दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए हमने ये प्रैक्टिस क्लास जो है ना अलग से रखी हुई है आपको, क्योंकि आपको जितना मर्जी कह लो आप लोग पेन उठाओगे नहीं घर पे, ना आप क्वेश्चन करोगे, बस मुंह उठा के यही पढ़ के, पता नहीं इसको भी पढ़ते हुए नहीं पढ़ते हो ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर क्लास अटेंड करनी है। थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स पर ध्यान दीजिए। 12th क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो ग्राफ में ये ना बता पाए कि ग्राफ पर काम कर रहा है, उसकी वैल्यू नहीं बता पा रहे आप लोग। That is so much of nonsense from you all. चलिए देखिए, ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ इस पॉइंट पर क्या वैल्यू देगा, है ना, उसके लिए क्या करना होगा। ये ग्राफ जो है यहाँ पर आई की वैल्यू 0 कर रहा है, तो आई को 0 पुट कर दो। अब मैंने ये इक्वेशन लिख दी है ना, यानी कि करंट जब वो 0 है तो मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी है ना, ये 0 कर दिया। अब अगर मैंने इस इक्वेशन को 0 लिखा है तो इसका मतलब है या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। दिस कैन नॉट बी 0, कांट बी 0। क्यों नहीं 0 हो सकता? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ये 0 नहीं हो, इट्स अ कांस्टेंट, तो यही 0 होना पड़ेगा। अगर ये चीज 0 है
अगर ये चीज 0 है तो इसका जो अंदर का जो फंक्शन होगा ये 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम का आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा। साइन थीटा अगर 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा ये आप मुझे बताओ, जिसको आता है जस्ट रेज योर हैंड। अब ये जो हमने इक्वेशन देखी है ना, ये सारा ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, ठीक है। इसमें एक चीज जो थोड़ा सा हमें परेशान करती है कि वो ये है, जब स्टार्टिंग में ऑल्टरनेटिंग करंट जो उसकी रिसर्च हुई, ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोचा इसका एनालिसिस कैसे करें, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। I1 का ग्राफ है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो उन्होंने सोचा कि इसका एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि हमारे घर के अंदर इन आवर हाउस जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी कि इस वक्त जो यहाँ पर करंट बिजली आ रही है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब पता क्या है, ये जो लाइट जल रही है ना, ये 1 सेकंड में 50 टाइम ब्लिंक कर रही है। अब आप देखोगे तो आपको लगेगा, लग रहा है किसको ये 1 सेकंड में 50 टाइम ब्लिंक कर रही है? नो, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है या जो हमारी ह्यूमन की क्षमता है, ठीक है, वो थोड़ी सी कम है। कैसे कम है? हमारी जो आईज है ना उसकी एक लिमिट है। हमारी आईज के सामने से अगर कोई चीज 1/10 सेकंड्स के कम टाइम में अगर मतलब कोई एक ऐसी चीज बहुत तेज चल रही है, वो 1/10 सेकंड से भी कम टाइम में हमारे आंख के पास गुजर जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि कोई आपकी आंखों के सामने देख रहा है। कोई अगर आप सामने जाते तो आपको पता लगेगा ना, बट यू विल नॉट रियलाइज इट कि हमारे आपकी आंख के सामने कुछ गया नहीं। ऐसा बोला जाता है, अगर लेटेस्ट रिसर्च के जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है ना फिजिक्स में, ऐसा बोला जाता है इसका अदर डायमेंशन। हमारी जो भी दुनिया हमारे आंखों के सामने तो 3 डायमेंशनल है, और 4th डायमेंशन जो है ना वो टाइम को मानते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, 5th डायमेंशन की बात करें तो 5th डायमेंशन जो है यही है, ऐसा मोशन, ऐसी स्पीड जो हम ह्यूमंस को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसे ही हमारा जो ईयर है उसकी भी लिमिटेशन है, वो भी अप्रोक्सीमेटली 1/6 या 1/10 सेकंड की होती है। इसका मतलब ये है कि अब जैसे मैं अभी जो आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है तो वो आपके डायरेक्ट ईयर में जाके हिट कर रही है, ईयर ड्रम में, तो आपको सुनाई देगा। और मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है वो इधर उधर जाके रिफ्लेक्ट करके भी आपकी ईयर में आ रही है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज है कि जो डायरेक्ट आवाज आ रही है वो और जो टकरा के जा रही है, उन दोनों के बीच जो टाइम का डिफरेंस है ना बहुत कम है, तो आप डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है एक ही आवाज। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मेरे मुंह से निकली हुई डायरेक्ट आवाज आपके कान में वो, और एक आवाज जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, वो दोनों अलग अलग है, बट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका जो आपकी ईयर ड्रम पे टकराने के बीच का जो टाइम डिफरेंस है ना वो इतना छोटा है कि आपका जो ईयर है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। जैसे कि हमारी आईज है, हमारे आईज के सामने से 1/10 सेकंड यानी कि 1/20 सेकंड अगर हम टाइम ले लें, इतने सेकंड में अगर कोई चीज हमारे आंखों के सामने गुजर जाए तो हमें दिखेगी, मिलेगा कुछ गए, राइट, है ना। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर इसको हम देख सकते हैं, कभी भी नहीं देख सकते। बिल्कुल देख सकते हैं। आजकल जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास आते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा 1000 fps 60 fps कैमरास जो आते हैं। 60 fps कैमरास जो होते हैं, ठीक है, वो लाइट की जो ब्लिंक है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आप कभी देखना, अगर एक हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा आपके पास है जिसकी फ्रीक्वेंसी या फिर जो फ्रेम्स पर सेकंड होता है, fps बोलते हैं कैमरा में, है ना, वो 50 से ज्यादा है अगर, और आप कोई लाइट ऑन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को स्लो करके देखोगे उसमें आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी। कभी किसी वीडियो को बहुत स्लो करके देखोगे ना तो आपको लाइट का ब्लिंक दिखेगा, क्योंकि हमारे आईज को डिटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन कैमरा डिटेक्ट कर लेता है जो हाई रेजोल्यूशन वाला होता है, राइट, है ना। तो अच्छा, तो हम प्रॉब्लम पे आ जाते हैं वापस। प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट अभी हमारे घरों में चल रहा है, इसका एनालिसिस हम इंस्टेंटेनियस करंट वाली इक्वेशन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब मान लो आपने बोला कि सर मैंने करंट मेजर कर लिया, जो ये करंट को कर रहा है, आप बोल रहे सर मैंने t 10 सेकंड पे करंट मेजर किया। t 10 सेकंड में जब आपने करंट मेजर किया, उसका जब आप उसको जितनी देर में लिखने जाओगे ना, उतनी देर में 50 बार तो उसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। तो उसको लिख के आप करोगे क्या? एक सेकंड में उसकी वैल्यू 50 बार चेंज हो गई तो उस वैल्यू को आप क्या करोगे? इट इज चेंजिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, तो इस पे क्वेश्चंस कम आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, तो फिर अब हम क्या करें? ये तो करंट इतनी तेज चेंज हो रहा है, तो उसका एनालिसिस हम कैसे करें? इट इज चेंजिंग सो फास्ट, ठीक है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि हम एक एवरेज वैल्यू निकाल लें, आई एवरेज इन वन टाइम पीरियड। उन्होंने सोचा कि एक टाइम पीरियड में, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है पुराना, ओल्ड कॉन्सेप्ट इसलिए लिख रहा हूं कि भाई अभी नहीं चलता है, ठीक है, और ये दुनिया में से कभी चला भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आप एक टाइम पीरियड में जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो जितना वो पॉजिटिव में है उतना नेगेटिव में है, तो आप इसका एवरेज निकालोगे 0 आ जाएगा। तो वन टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट, उसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो वो हमेशा 0 आएगा। आप उसका क्या एनालिसिस करोगे? इट विल ऑलवेज बी 0। आप कहीं पर भी देखो, जैसे मान लो आपने ओलंपिक यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का एक टाइम पीरियड ले लो, फिर वो 0 आ जाएगा एवरेज। तो पाई/2 से लेके वो ही पाई/2 से लेके 3/2 ये ग्राफ जो है, इसमें जो इंटरवल है ना, ये पाई का इंटरवल है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो पाई है। तो लेना तो आपको हमेशा 2 पाई ही पड़ेगा टाइम पीरियड, उसमें हमेशा 0 आएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने बोला कि सर यहाँ से लो, यहाँ एक लाइन ये माइनस परसेंट, ये माइनस, ये दोनों मिलके इस परसेंट के बराबर है, फिर 0 आएगा। तो एवरेज अगर करंट का निकालना है, ऑलरेडी करंट का वन टाइम में, उसका कोई यूज नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्कार्ड हो गया। फिर साइंटिस्ट जो है वो नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, चलो एक काम करते हैं, हम हाफ टाइम पीरियड में निकाल लेते हैं। तो उन्होंने हाफ टाइम पीरियड में आई एवरेज निकाला। ये इन्होंने निकाल तो लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, यूज हम इसको भी ढंग से कर पाते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है वो हम देख लेते हैं। ये वाला तो नोट हो गया था आपका, यह काम करिए, आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास है, तो ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे we are able to calculate but this average is not useful. ठीक है, this average is not. नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे।